हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम अपने एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर और कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर डाला सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन में। आज हम क्या करते हैं भाई, एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भाई इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल resistance and terminal potential difference, टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक है, तो आज का हमारा ये है। अब देखो, हमारे पास सबसे पहले अगर हम बात करते तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है और हम किसका पढ़ेंगे भाई, ऑफ ए सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल, एक सेल का हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस, तो देखो भाई इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी सेल का जो कोई भी जो सेल है वो क्या करेगा, उसके अगर हम उसको सेल बनाते हैं, जैसे केमिस्ट्री के अंदर हम सेल बनाते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और वैसे भी हमारे जो ड्राई सेल होते हैं उनके अंदर भी इलेक्ट्रोड्स आते हैं हमारे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो रेजिस्टेंस वो इलेक्ट्रोड ऑफर करते हैं उस सेल के अंदर, उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बोल देते हैं। तो द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल। तो यहां पर हम लिख देंगे द रेजिस्टेंस, the resistance offered by the electrolyte and electrode of the cell when the current is flowing through the cell is known as internal resistance। देखो भाई, किसी भी सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है किससे, बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोलाइट हमने बनाया है उस सेल के अंदर और जो इलेक्ट्रोड उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दो इलेक्ट्रोड होते हैं, उनकी वजह से जो भी रेजिस्टेंस आता है, कब, जब उस सेल के अंदर करंट फ्लो करता है, तो वो जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बोल देते हैं। अब देखो भाई, जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल होता है डिपेंड किस किस के ऊपर करता है, इट डिपेंड्स, तो ये किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा भाई। फर्स्ट हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट आप देखते हो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि जो नेचर होता है इलेक्ट्रोलाइट का वो कैसा है, और जो नेचर है आपका इलेक्ट्रोड का वो कैसा है। तो सबसे पहले द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा होता है भाई द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। थर्ड आता है कि जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है। और फोर्थ हमारे पास क्या होता है, जो एरिया होता है इलेक्ट्रोड वो कितना इमर्स्ड होता है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इमर्स्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कितना एरिया इमर्स्ड है। इसके क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा एरिया क्या हो जाएगा, इमर्स्ड हो जाएगा,
यानी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जितना भी एरिया आपका इलेक्ट्रोड का डूबा हुआ होगा उतना ही आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। अब देखो हमारे पास नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सबसे पहले हमारा जो नेचर होता है इलेक्ट्रोलाइट का वो कैसा है, फिर जो इलेक्ट्रोड है वो हमारी किस मेटेरियल की बनी हुई है, ठीक है, उनका जो नेचर है वो कैसा है, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो ज्यादा डिस्टेंस दूर है तो क्या होगा, करंट को फ्लो करने में टाइम लगेगा, अगर पास पास है तो ज्यादा जल्दी फ्लो कर जाएगा, और एरिया मैंने आपको बता दिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो कोई भी जब हम कोई नई चीज लेके आते हैं तो वो क्या करती है, अच्छे से परफॉर्मेंस करती है भाई, अच्छे से परफॉर्म करती है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो भी क्या होता है, कम होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम हमारा स्पेंड होता जाता है, टाइम के साथ साथ उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो कैसी हो जाती है, थोड़ी थोड़ी वीक होने लग जाती है। वो किस वजह से होती है, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से होती है। आप चाहे कुछ भी चीज ले आओ, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ले आओ, या फिर इसके अलावा कोई भी चीज लेते हो आप, कोई भी नई चीज खरीदते हो बाजार से, तो स्टार्टिंग में जब वो नई होती है तो उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, टाइम के साथ साथ क्या हो जाता है, उसकी परफॉर्मेंस वीक होती जाती है। तो वो जो परफॉर्मेंस वीक होती है वो किस वजह से होती है, इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से होती है। तो टाइम के साथ साथ इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है किसी भी चीज का, लेकिन जब वो चीज नहीं होती तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है लेकिन कम होता है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि किसी का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो। आप कोई भी चीज ले लो, हर एक चीज का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, और वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जिनके ऊपर क्या करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है। अब देखो ये तो था हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस की बात। अब हम आते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। एक आपके पास सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, एक होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, तो उन डिफरेंस के बारे में हम पढ़ते हैं कि कैसे कैसे आप इनके बारे में डिफरेंस करेंगे और क्या ये चीज होती है। दोनों हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन टर्मिनल और सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या डिफरेंस आता है उसको हम समझेंगे। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, जो नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इसको भी हम वी से दिखा देते हैं, और कहीं पर वही हम इसको ई से भी दिखा देते हैं। जब सेल की बात आती है तो हम इसे ईएमएफ को, पोटेंशियल डिफरेंस को ई से डिनोट कर देते हैं ईएमएफ से। ठीक है, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है, ये भी पोटेंशियल का ही डिफरेंस होता है दो टर्मिनल के बीच में, यानी कि द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल between the two electrodes, टू इलेक्ट्रोड बोल दो या फिर भाई टर्मिनल बोल दो, between the two terminals when there is no current flow between them, और जब फ्लो नहीं करता तो इसको हम क्या बोल देते भाई, ओपन सर्किट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको क्या बताया था, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ, या फिर टू टर्मिनल्स, दो टर्मिनल्स जैसे हम सेल मानते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, उनके दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, और कब जब उनके बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम किससे दिखाते हैं, वी से दिखा देते हैं। और ये आपका कौन सा सर्किट होता है, ओपन सर्किट। अब बात आती है हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो देखो भाई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, वही पोटेंशियल का डिफरेंस होगा इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, लेकिन कब, जब इनके बीच में करंट फ्लो करेगा तब। द डिफरेंस पोटेंशियल, the difference of potential between the two electrodes when the current is flow between them, और इसको हम क्या बोल देते भाई, क्लोज्ड सर्किट हम बोल देते हैं।
यानी किसी सर्किट के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो वो क्लोज सर्किट हो जाता है, और जब किसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं करता है तो वो आपका क्या रहता है, ओपन सर्किट रहता है। ये बातें आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ से आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और खाली जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है भाई, समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब मैं क्या करते हैं भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में रिलेशन दिखाते हैं कि दोनों, अगर हम एक सेल ले लेते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, इन दोनों चीजों को निकाल के दिखाते हैं तो आपके पास क्या वैल्यू आती है। तो देखो भाई, यहां से मान लेते हैं हम कोई भी एक एक्सटर्नल सर्किट ले लेते हैं। ये हमने क्या मान लिया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मान लिया वही सेल का, और यहां पर हम क्या करते हैं, एक सेल आपका जोड़ देते हैं यहां से ऐसे। ये हमने दो पॉइंट मान लिए, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है। और इस सेल से हमने यहां से क्या जोड़ दिया भाई, एक वोल्टमीटर जोड़ दिया, ठीक है, पैरेलल में, ताकि हमें पता लगता रहे कि इसकी भाई रीडिंग कितनी आती है हमारे पास। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इस सेल का जो ईएमएफ है वो हमने क्या मान लिया, E के इक्वल मान लिया, और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमने स्मॉल r से दिखा दिया, और जो ये बाहर वाला रेजिस्टेंस है इसको हमने क्या मान लिया भाई, कैपिटल R से मान लिया, ठीक है। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है कि E क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल, R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है। तो जब ये इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो हमें इस इंटरनल रेजिस्टेंस की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। अब देखो, कोई एक सेल है या फिर कोई बैटरी, उसके दो टर्मिनल है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, उनके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करता, तो उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन जैसे ही हम उसको एक्सटर्नल सर्किट के अंदर जोड़ेंगे तो उसके बीच में क्या करेगा, करंट फ्लो करने लग जाएगा। जब करंट फ्लो करेगा तो क्या करें भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, करंट यानी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा। तो धीरे धीरे जब हम बैटरी से वर्किंग करवाते हैं तो कुछ टाइम के बाद हमारी बैटरी क्या हो जाती है, डेड हो जाती है, यानी उसके अंदर जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। और वो चार्ज किस वजह से कम होता है कि जो उनके जो इलेक्ट्रोड है उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तब वो क्या होती है, डिस्चार्ज होती है हमारी। लेकिन जब हम उनको चार्ज करते हैं तो हम ऐसा क्या देते हैं भाई, उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है हम उसी को बढ़ा देते हैं, तब वो चार्ज हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हमें की भी मान लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है, की है, ठीक है, इसको हमने की से दिखा दिया। अब देखो, ये जो इस टाइप से की होती है इसको हम बोलते हैं ओपन की, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसके बीच में क्या लगा देता हूँ, एक डॉट लगा देता हूँ, तो ये आपकी क्या हो जाती है, क्लोज्ड की, ठीक है। तो ये क्लोज सर्किट की तरह काम करेगा, इसमें करंट फ्लो करेगा। लेकिन अगर ये हम नहीं लगाते हैं डॉट यहाँ पर, तो ये क्या है, ओपन सर्किट, अब इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा हमारे पास, ठीक है। अब देखो, जो सेल की जो ईएमएफ होती है वो क्या होती है, हमेशा लेस देन होती है भाई उसके पोटेंशियल डिफरेंस से। यानी सर्किट का देखो पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या मानते हैं, V मान लेते हैं, ठीक है। और जो सेल की ईएमएफ है वो E है। लेकिन हमेशा क्या होता है भाई, इसमें कुछ डिफरेंस होता है दोनों के पोटेंशियल में, वो किसकी वजह से आता है, जो हमारे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है इसकी वजह से। यानी जब भी इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा तो जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो क्या करेगा, उस करंट को रोकेगा, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम तो रोकना होता है। तो वो कुछ ना कुछ करंट को रोकेगा, तो आगे जो करंट जाएगा वो क्या जाएगा, जो टोटल करंट यहां से चला था उससे क्या जाएगा, कम करंट जाएगा, ठीक है। तो कम करंट जाएगा तो जो सेल का ईएमएफ है, यानी उनके बीच में डिफरेंस कितना आया, हमारा जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस था उतना ही तो हमारा करंट कम हुआ है, ठीक है। तो यहां से ये चीज आपने ध्यान रखनी कि जो पोटेंशियल, जो डिफरेंस होता है पोटेंशियल का, पोटेंशियल के बीच में वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के वो कितना कम होता है भाई, सेल के इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है, ठीक है। यानी यहां से हम बोल सकते हैं कि द terminal potential difference, the terminal potential difference between the electrodes of a cell is always less than the total potential difference, यानी हमेशा क्या हुआ, कम हुआ, लेकिन कितना कम होगा, by an amount of, कितना कम होगा भाई, by an amount of potential drop across the internal resistance,
ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे भाई, बाय द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप across the internal resistance ऑफ द सेल। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी भाई, ये चीज आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना कम होता, तो आप क्या बताओगे कि जितना इसका इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतना ही कम होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो हम क्या करते हैं भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, कैलकुलेट करके बताएंगे कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किस तरह से हमारा कैलकुलेट होगा। अब देखो यहां से अगर मैं करता हूं भाई, तो सेल की जो ईएमएफ, अब देखो इस पूरे सर्किट की ईएमएफ कितनी है, अगर मैंने इसको ओपन सर्किट कर रखा है, ओपन सर्किट में इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो इस टोटल सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, सेल के ईएमएफ के इक्वल होगा ना। ठीक है, लेकिन ये कम कब होगा, जब इसमें करंट फ्लो करेगा। तो अब जब ये ओपन सर्किट है तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो किसके इक्वल है, सेल के ईएमएफ के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओपन सर्किट के अंदर। ओपन सर्किट में हम क्या बोल सकते हैं भाई कि V इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, E के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कितना करंट जाएगा, अब पहले देखो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, देखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा कितना कैपिटल R और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या स्मॉल r, तो दोनों रेजिस्टेंस हमारे सर्किट के ही अंदर है, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी R प्लस में R। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर कितना करंट फ्लो कर सकता है ओपन सर्किट में, अगर हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस इतना है तो I करंट की क्या है, I की क्या वैल्यू हो जाएगी, किसके इक्वल होता है भाई, V बाई R के, लेकिन V किसके इक्वल है, EMF के इक्वल है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा आपका R प्लस R, तो करंट कितना फ्लो करेगा इसके अंदर, EMF डिवाइड बाई R प्लस R, तो टोटल करंट इसके अंदर फ्लो कर गया भाई हमारे पास। अब देखो हाँ, अगर हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से क्या होता है, कम होता है, लेकिन कितना कम होता है, जितना इंटरनल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतना कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले निकालते कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हम यहां पर लिखेंगे भाई पोटेंशियल डिफरेंस या ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस R स्मॉल r। तो देखो इसको मैंने V से दिखा देते हैं हम इसको, तो देखो अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूं इसकी को, तो करंट हमारा जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे फ्लो करके जाएगा भाई। अगर हम मान लेते हैं कि इसके अंदर हमारा कितना करंट फ्लो करता है, I करंट हमारा फ्लो करता है, तो वही बात है पोटेंशियल डिफरेंस भी किसके इक्वल होता है, IR के इक्वल होता है, लेकिन जब इंटरनल रेजिस्टेंस की बात आती है तो करंट तो हमारा क्या रहेगा, I ही रहेगा, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा कितना है, स्मॉल r, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर से जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा वो कितना हो जाएगा, V इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा भाई, I R के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया था, अब तक टोटल करंट निकाला है हमारे टोटल सर्किट के अंदर से, और पोटेंशियल ड्रॉप हमने निकाली किसके अंदर से भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर से। तो देखो भाई यहां से अगर हम क्या करते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की हमने क्या डेफिनेशन दी थी कि जब करंट फ्लो करता है तब उसके बीच में जो डिफरेंस आता है पोटेंशियल, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो वो कितना कम होता है भाई, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और जो आपका जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है सर्किट का, उनके बीच में कितना डिफरेंस आता है। तो डिफरेंस अगर डिफरेंस की हम बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल, तो डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई, अगर हम उसको V से दिखा देते हैं उस पोटेंशियल डिफरेंस को, तो देखो एक तो जो ओपन सर्किट के अंदर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना था हमारा, सेल के ईएमएफ के इक्वल जब ओपन सर्किट था। ठीक है, मैक्सिमम था, लेकिन जब करंट फ्लो किया तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके उसमें हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हुआ था कितना, हमने अभी निकाला था V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो देखो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप कितना कम हो जाएगा, मैक्सिमम था ईएमएफ के इक्वल और इंटरनल रेजिस्टेंस में इतना ड्रॉप हो गया, तो कितना कितना डिफरेंस आएगा भाई, इतना ही तो डिफरेंस आएगा जितना यहाँ पर ड्रॉप हुआ। तो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हम क्या निकाल सकते हैं, E माइनस I इंटू में R,
ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। यही इसके अंदर क्या है, मेन बात आपकी समझने की कि जो डिफरेंस आएगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से आएगा और इतना आएगा इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर देखो भाई, अगर मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ कि उसका करंट या फिर रेजिस्टेंस में क्या कर देता हूँ, जीरो कर देता हूँ। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस जीरो कर दूंगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा। यानी कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा जीरो होगा तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा पोटेंशियल डिफरेंस में, ठीक है। यानी टर्मिनल और पोटेंशियल दोनों क्या रहेंगी आपकी, सेम रहेंगी, ठीक है। लेकिन जब इंटरनल रेजिस्टेंस आपका जीरो हो जाएगा, यानी जो डिफरेंस आता है किसकी वजह से आता है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ये डिफरेंस आता है। अब देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस हम निकालते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू किसके इक्वल आएगी भाई। तो देखो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालें तो यहाँ पर ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ये आपका, तो यहाँ से अगर मैं ये कैलकुलेट करता हूँ आर की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, V माइनस ई इज इक्वल टू माइनस आई आर, बस क्या भाई माइनस हम इस तरफ लेके आएंगे तो आई आर इज इक्वल टू क्या होगा, E माइनस वी हो गया। और यहाँ से अगर मैं आर की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो E माइनस वी डिवाइड बाई आई। लेकिन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, अगर करंट हमारा जो बाहर वाला रेजिस्टेंस था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, उसका तो कहीं पर रोल आई नहीं यहाँ पर, तो हमने क्यों लिया ये, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर E माइनस वी, आई की वैल्यू किसके इक्वल होती है, V इक्वल टू आई आर होता है आपका ओम्स के अकॉर्डिंग, आई किसके इक्वल होता है V बाई आर के इक्वल। तो यहाँ पर ये V हो जाएगा और इनटू में R ऊपर चला जाएगा भाई, तो इन सभी के साथ क्या हो जाएगा R आपका मल्टीप्लाई, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका क्या होगा भाई E माइनस वी डिवाइड बाई V इनटू में R। तो ये आपका क्या जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाता है भाई आपका किसी भी सेल का, ठीक है। तो आप देखो कुछ नहीं करना, बस आपने दो चीज ध्यान रखनी है, जब ओपन सर्किट होगा तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा, जब करंट फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा आपने वो निकालना है, ठीक है। और कितना डिफरेंस आएगा दोनों पोटेंशियल में, तो इसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू आप क्या कर लो, कैलकुलेट करो, स्मॉल आर की वैल्यू कैलकुलेट करके करते हमारा क्या जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाता है भाई किसी भी सेल का। लेकिन आपने एक बात ध्यान रखनी भाई, मैंने आपको बताया था कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या रहता है, लेस देन रहता है किससे, आपके पोटेंशियल डिफरेंस से। लेकिन कब, जब सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता तब, यानी जब हम बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं तब आता है। लेकिन जब हम चार्ज करते हैं ना, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल, यानी जब आप सेल को चार्ज करते हो तो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या हो जाता है, ग्रेटर देन हो जाता है किससे, ईएमएफ ऑफ द सेल से, ठीक है। क्योंकि वहां पर तो क्या था, ईएमएफ के इक्वल था ना, लेकिन जब हम सेल को या बैटरी को चार्ज करते हैं तब आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि चार्जिंग करते टाइम हम क्या कर रहे हैं, बाहर से उसके अंदर चार्ज दे रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर चार्ज स्टोर कर रहे हैं। तो जो आपको जो बाहर से जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, अब वो क्या करेगा, वो उसको रोकने के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि हम बाहर से एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं, उसके अंदर स्टोर हो रही वो चीज जाके, ठीक है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है आपका, ईएमएफ से बड़ा हो जाएगा, लेकिन कब, चार्जिंग में। लेकिन जब डिस्चार्जिंग की बात आएगी तो आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा ईएमएफ ऑफ द सेल से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे भाई, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी, कब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा और कब क्या हो जाएगा आपका ज्यादा हो जाएगा। तो ये चीजें इसके अंदर, तो ये हमारे पास क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल था। नेक्स्ट हम चलते हैं भाई अपना किसके ऊपर, देखो यहाँ पर हमारे पास जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आया था डिस्चार्जिंग में रेजिस्टेंस में कितना आया था, यहाँ पर हमारे पास आया था भाई E माइनस में, यानी जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आया था V इक्वल टू E माइनस आई आर के इक्वल आया था। लेकिन जब हम चार्जिंग करते हैं ना तो इसकी वैल्यू हो जाती है V इक्वल टू E प्लस में आई आर, ठीक है। तो ये है, क्योंकि देखो जो इंटरनल रेजिस्टेंस कब काम करेगा, जब उस बैटरी का खुद का करंट फ्लो करेगा, ठीक है। लेकिन चार्जिंग में उसका करंट फ्लो नहीं कर रहा, हम बाहर से कोई चार्ज उसको दे रहे हैं, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से वो इसके अंदर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है आपका, ठीक है। तो इस वजह से इसकी वैल्यू क्या जाती है, ज्यादा आ जाती है इस ईएमएफ से, क्योंकि देखो ईएमएफ ये है, इसके अंदर ऐड हो रहा है, और जब ये डिस्चार्ज हो रही है तो इसमें से क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो कोई इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है वो तभी काम करता है जब हम अपनी कुछ सप्लाई देते हैं बाहर की तरफ, लेकिन यहाँ पर हम इसको चार्ज कर रहे हैं, ये खुद की सप्लाई नहीं दे रही, हम इसको एक्स्ट्रा चार्ज दे रहे हैं, तो इस वजह से क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू ज्यादा आ जाती है आपकी।
तो ये तो क्या था भाई आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई ग्रुपिंग ऑफ सेल की, कि आपका जो सेल है वो किस तरह से ग्रुपिंग की जाती है सेल की। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना भाई ये आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से कर लेना। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल। ग्रुपिंग ऑफ सेल देखो, आज जो वीडियो बन जाती है आपकी थोड़ी लेंथी बन जाती है, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक ऐसे आते हैं उनमें जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ी लेंथी चली जाती है, तो आप वीडियो को स्किप ना करें, बिना स्किप किए वीडियो को देखते जाएं, तो आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ग्रुपिंग ऑफ सेल की बात आती हुई तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, सेल को सीरीज में कर देते हैं, यानी कि 2 सेल इन सीरीज। दो सेल को अगर हम सीरीज के अंदर जोड़ देते हैं तो इसका डायग्राम आप ये देखते हो, पॉजिटिव नेगेटिव, एक सेल ये होगा भाई, फिर इसको हम जोड़ देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, यानी सीरीज में हम ऐसे ही जोड़ते हैं, फर्स्ट का नेगेटिव, फिर थर्ड का पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, इस तरह से हमारे चलते जाएंगे। ये हमने यहाँ पर पॉइंट मान लिया ए पॉइंट, यहाँ पर आपका क्या होगा बी पॉइंट मान लिया, और यहाँ पर हमने क्या मान लिया भाई सी पॉइंट मान लिया, ठीक है। हमने दोनों सेल को किसमें जोड़ दिया, सीरीज में। फर्स्ट सेल इसका ईएमएफ हमने E1 के इक्वल मान लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस मान लिया R1 के इक्वल। सेकंड सेल का ईएमएफ मान लिया E2 के इक्वल, इंटरनल रेजिस्टेंस मान लिया R2 के इक्वल, ठीक है। ये सारी चीजें आपको लिख के बता देनी है भाई, ठीक है, कि फर्स्ट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, सेकंड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, फर्स्ट सेल का ईएमएफ E1 है, सेकंड सेल का ईएमएफ क्या है E2 है। तो देखो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो कैसे फ्लो करेगा भाई, पॉजिटिव से बाहर निकलेगा, तो ये पॉजिटिव है तो इससे इस तरफ जाएगा, क्योंकि इनके बीच में तो कनेक्शन ही नहीं है ना, दो प्लेट हैं, तो ये इस तरह से जाएगा करंट। अगर हम फर्स्ट सेल की देखते तो नेगेटिव की तरफ ऐसे आएगा करंट, ठीक है। अब सेकंड सेल की बात करते तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से क्या जाएगा बाहर की तरफ जाएगा, और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव में क्या करता है करंट एंटर करता है, यानी डायरेक्शन क्या होती है पॉजिटिव से बाहर निकलता है और नेगेटिव में क्या कर जाता है एंटर कर जाता है। तो डायरेक्शन हमने दिखा दी भाई। अब देखो सीरीज में जोड़ रखे हमने, सीरीज में जो करंट जाता है वो कैसा जाता है इक्वल जाता है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर जो करंट जा रहा था भाई वो फर्स्ट सेल के अंदर जो करंट गया हमने उसको I1 से दिखा दिया, सेकंड सेल के अंदर जो करंट जाएगा उसको हमने किससे दिखा दिया भाई I2 से दिखा दिया, क्योंकि दो सेल अलग अलग है ना, तो दोनों के अंदर हमने जो करंट की वैल्यू वो भी क्या मान ली भाई अलग अलग, या फिर आप चलो अलग अलग मानने को छोड़ो, दोनों के अंदर जो सीरीज के अंदर जो करंट जाता है आपका क्या जाता है सेम करंट जाता है, ठीक है। तो हमने दोनों के अंदर का करंट क्या मान लिया आई करंट मान लिया, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का हमने क्या मान लिया अलग अलग। अब देखो सीरीज के अंदर क्या चीज अलग अलग जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका अलग अलग जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सेल का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं भाई, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, अब हम क्या करेंगे ए और बी के बीच का निकाले, यानी फर्स्ट सेल के हम क्या करेंगे बात करेंगे ए और बी पॉइंट के बीच की। तो देखो भाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी, तो इसको मैं क्या लिखूंगा वी ए माइनस वी बी, यानी ए से बी की तरफ जाऊंगा तो वी ए माइनस वी बी कर दिया। अब ए से मैं गया भाई सेल की तरफ, तो देखो यहां से आपको साइन कन्वेंशन ध्यान रखने हैं, ए से मैं बी की तरफ जा रहा हूं तो सेल का कौन सा टर्मिनल पहले आया भाई पॉजिटिव टर्मिनल, तो सेल के अंदर ईएमएफ कितनी है E1 है, और सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आया है, तो आप क्या करोगे E1 को क्या लिखोगे पॉजिटिव, E1 पॉजिटिव लिख दें। अब फिर नेगेटिव से चले भाई हम बी की तरफ, तो देखो करंट इस तरफ आ रहा है और हम क्या जा रहे हैं इससे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट से अपोजिट डायरेक्शन होगी तो आपका क्या साइन लगेगा नेगेटिव। अब इसके अंदर करंट आ रहा है कितना I, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या सेल का R1, तो कितना हो जाएगा भाई I R1, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ना इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया ये आ गया हमारे पास। अब इसी तरह हम क्या करते हैं बी और सी पॉइंट के बीच का निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, तो बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई वी बी सी लिख सकता हूं, और इसको मैं क्या लिखूंगा वी बी माइनस वी सी, तो वी बी माइनस वी सी करूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब देखो बी से गया तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल आया, पॉजिटिव टर्मिनल आया तो इसकी वैल्यू क्या पॉजिटिव, और इसका ईएमएफ कितना है सेल का E2, तो यहाँ पर हमने लिख दिया E2। अब यहां से चले सी की तरफ तो करंट आ रहा हमारा इस तरफ, लेकिन हम इससे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव है साइन,
करंट कितना आ रहा है भाई, I इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कितना हो जाएगा, IR2। तो दोनों का हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया भाई, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से भी और सेल की वजह से भी। यानी जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आता है दोनों पॉइंट के बीच में, जब करंट फ्लो करेगा तो क्या आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से इतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा IR, और टोटल में से हम क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास दोनों का आ गया। अब देखो अगर मैं टोटल अब निकालता हूं ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी यहां तो हमने अलग अलग किया था ए से बी और बी से सी, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे ए और सी का। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, तो ए एंड सी को मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, वी ए सी, इसको मैं क्या लिखूंगा, वी ए माइनस वी सी, ऐसे लिख सकता हूं भाई। अब देखो कि अगर मैं ए से सी की तरफ जाऊं तो बीच में बी पॉइंट आता, तो ए और बी और सी के बीच का मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रखा है। तो अगर मैं ए बी और बी सी के टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ देता हूं तो मेरे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकल आता है ए और सी के बीच का। तो वी ए माइनस वी सी को मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई कि वी ए बी प्लस वी बी सी, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। तो यहां से क्या वैल्यू आएगी भाई कि वी ए माइनस वी सी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं मैं कि वी ए माइनस वी बी और प्लस वी बी माइनस वी सी। वी ए बी और वी बी सी की वैल्यू पुट करके ना हमने यहां से ये और यहां से ये, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना वी ए बी को और वी बी सी को, ठीक है। क्योंकि देखो दोनों हमारे पास ए बी और बी सी, ए और सी के बीच में तो लाई करते हैं, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, दोनों को जोड़ कर आ जाएगा। तो यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर दो भाई, वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू, अब देखो वी ए माइनस वी बी के हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, ई वन माइनस आई आर वन, फिर यहां से प्लस करके इसकी वैल्यू आई है भाई ई टू माइनस आई आर टू, ये आ गया। अगर हम इसको खोलते हैं वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा भाई, मैं ऐसे लिख सकता हूं ई वन प्लस ई टू, और माइनस के हैं आई आर वन और आई आर टू, तो माइनस आई कॉमन लेके इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं आर वन प्लस में आर टू, हमारे पास ये आ सकता है भाई। अब इसके अंदर देखो यहां पर तो हमने इसका अलग अलग डायग्राम बनाया भाई दोनों सेल का, लेकिन अगर मैं इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम बना देता हूं तो मैं इसको यहां से रब कर सकता हूं भाई, ठीक है, समझ में आ चुका ही हो गया आपको ये चीज। चलो इसको मैं रह देता हूं, ऊपर वाले को इसको कर देता हूं, ऊपर वाला जो डायग्राम है वो एज इट इज मान लेते हैं। ये पॉइंट था आपका, यहां से करंट आ रहा था भाई इस तरह से, ठीक है। अब देखो इन दोनों को जोड़कर सेल को मैं एक सेल बना देता हूं, तो एक सेल हमने ये बना दिया भाई, ठीक है, और यहां पर मैंने पॉइंट लिख दिया ए पॉइंट और यहां पर लिख दिया सी पॉइंट। अब देखो दोनों को ईएमएफ जोड़ के हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको मैं ई इक्विवेलेंट से दिखा सकता हूं भाई कि टोटल इक्विवेलेंट कितना है दोनों को जोड़कर, और R1 और R2 को जोड़कर मैं क्या दिखा सकता हूं, R इक्विवेलेंट, R ई क्यू, ठीक है। तो ई क्यू का मतलब क्या था, इक्विवेलेंट। तो यानी जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो इन दोनों को जोड़कर आ जाएगा। तो यहां से देखो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट के अंदर, तो ई इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा भाई, यहां से देखो आपकी जो ईएमएफ आई क्या है, दोनों को जोड़कर आई है ना, दो सेल लगाए थे, दोनों के आपस में क्या होगी, ऐड होगी, तो ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी, ई वन प्लस ई टू के इक्वल हो जाएगी। और जब आर इक्विवेलेंट की बात आती है तो आर इक्विवेलेंट हमारा किसके इक्वल हो जाएगा भाई, दोनों रेजिस्टेंस भी हमारे जुड़े हुए हैं तो किसके इक्वल हो जाएगा, आर वन प्लस में आर टू, हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है भाई, ठीक है। तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि जो इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है वो क्या है कि दोनों को जोड़कर आ जाएगी भाई हमारी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, आर इक्विवेलेंट और ई इक्विवेलेंट की क्या निकाली है, वैल्यू निकाली है। लेकिन इसमें आपने एक बात ध्यान रखना है, जब हम क्या करते हैं भाई, जब ग्रुपिंग करते हैं सेल की, ये अगर एक सेल हमारा उल्टा जुड़ जाता है, ठीक है, यानी देखो यहाँ तो सीरीज में जोड़ रखे हैं भाई, नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव था फिर ये पॉजिटिव, फिर इस साइड और जोड़ेंगे एक पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे जाएगा। लेकिन बाई चांस मैं सेल को अपोजिट जोड़ देता हूँ, मान लेता हूँ मैं यहाँ से जोड़ देता हूँ भाई कि ये यहाँ से नेगेटिव आ गया और ये पॉजिटिव आ गया, सेल को उल्टा जोड़ दिया आपकी बार। अब की बार इसकी जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगी उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ जाएगा, तो इस केस में यहाँ पर मैं स्टार करके लिख देता हूँ, अगर हमारा क्या हो जाता है, उल्टा जुड़ जाता है एक सेल, तो क्या होगा, जो ई इक्विवेलेंट हो जाएगी ना भाई, वो आपकी क्या हो जाएगी, ई वन माइनस ई टू के इक्वल हो जाएगी। क्योंकि देखो
अब की बार यहाँ पर जो E2 ली जाएगी तो सेल का नेगेटिव टर्मिनल पहले आएगा आपका, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, E1 माइनस E2 के लिए ये वैल्यू आ जाएगी भाई, यानी दोनों के जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों में क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन देखो ये कितना कम हो जाएगा, अगर मान लेते हैं हम n सेल को इसके अंदर जोड़ देते हैं, ठीक है, तो जो ईएमएफ होगी सभी की ऐड हो जाएगी। अगर मैं मानता हूं भाई n नंबर ऑफ सेल को हम जोड़ देते हैं, तो देखो एक सेल है, इसको मैं रब करके ये समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा सी बातें हैं, ये आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर। अगर जैसे देखो ये सेल है पॉजिटिव नेगेटिव, फिर आपका पॉजिटिव नेगेटिव, फिर मैंने यहाँ पर जोड़ दिया भाई एक सेल को मैंने उल्टा लगा दिया, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे ये गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर क्या है, लेकिन जो थर्ड सेल हमारा वो क्या जोड़ रखा हमने, अपोजिट छोड़ दिया ना भाई। अब ये सेल किस किस के साथ अपोजिट में जुड़ा हुआ, एक इसके साथ और एक इसके साथ, यानी किसको इफेक्ट करेगा, ये दोनों सेलों को इफेक्ट करेगा, जो इससे आगे जुड़ा हुआ और जो इससे पीछे जुड़ा हुआ है। तो इस केस में जो ईएमएफ होती है वो कितनी हो जाती है भाई, 2 से रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। यानी अगर मान लेते हैं सभी की, इसकी भी ईएमएफ ई ई ई और हमने इस ई के इक्वल मान लिया, अगर हम एन नंबर ऑफ सेल लगा देते हैं इसके अंदर, तो टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगी, एन ई के इक्वल हो जाएगी हमारी, ठीक है। यानी सभी की ऐड करके आ जाएगी, अगर सभी की इक्वल मानी हमने तो सभी की क्या हो जाएगी, ऐड करके एन ई के इक्वल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखो ये उल्टा जोड़ दिया तो क्या होगा, इस सेल को और इस सेल को दोनों को इफेक्ट करेगा ना ये, तो इसकी जो टोटल ईएमएफ एन ई क्या हो जाएगी भाई, 2e से डिक्रीज कर जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखा, लेकिन इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ क्या हो गया, आपकी जो ईएमएफ है ई इक्विवेलेंट वो क्या हो जाएगी, 2 से रिड्यूस्ड हो जाएगी, जब हम एक सेल को क्या करते हैं, रोंगली कनेक्ट कर देते हैं सीरीज के अंदर भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं भाई। 2 सेल की हमने ग्रुपिंग सिर्फ किस में की है, सीरीज के अंदर की है भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसकी पैरेलल के अंदर करवाएंगे, और फिर जो आपका मिक्स्ड ग्रुपिंग बच जाता है वो करवाएंगे, क्योंकि ज्यादा करवाएं तो वीडियो फिर आपकी ज्यादा लेंथी हो जाती है, तो फिर दिक्कत होती है भाई, ठीक है। आपको भी दिक्कत होती है और हमें भी दिक्कत होती है बनाने में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, 2 सेल इन सीरीज के अंदर मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जो पैरेलल ग्रुपिंग करवाएंगे ना भाई सीरीज की, उसके लिए आपको ये सारी चीजें याद करनी बहुत जरूरी है कि सीरीज के अंदर आपका क्या हुआ है और पैरेलल के अंदर आपका क्या जाएगा। अगर सीरीज आपको समझ में आ जाती है तो पैरेलल भी बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको ये सारी चीजें समझनी बहुत जरूरी है। जब हमने इसका टोटल वैल्यू हमने फाइंड आउट की है ग्रुपिंग ऑफ सेल इन सीरीज के अंदर, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। जैसी वीडियो आपको लगे मुझे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।